श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी संस्था में, सरकारी हो गैर सरकारी हो, वहाँ के कर्मचारी वहाँ के काफी महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इनके बिना किसी भी संस्था को चलाना मुमकिन नहीं हो सकता। और श्रोताओं, कर्मचारी जिस संस्था में कार्य करते हैं उनके अधिकारों और उनके लिए बेहतर सुविधाओं को बनाए रखना होता है श्रम कानूनों की वजह से। श्रोताओं, संविधान के अंतर्गत कई ऐसी अनुच्छेद हैं जिसमें कर्मचारियों के लिए कोड बनाए गए हैं, जिसे लेबर कोड कहते हैं, और इन कोड की वजह से ही उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। समय समय में इन संहिताओं में सुधार की आवश्यकता होती है। जैसे किसी कानून को काफी पुराना हो जाने पर उसमें समय के साथ परिवर्तन किए जाते हैं, उसी तरह कर्मचारियों के हित में कुछ श्रम कानूनों में वर्तमान समय में बदलाव किए गए हैं जो श्रमिकों के हित में है और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। तो श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा लागू कुछ नए कानून हैं जिसमें बदलाव किए गए हैं और उन कानूनों के द्वारा कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए और अधिक तत्पर दिखाई देती है हमारी सरकार। तो श्रोताओं, ये नए श्रम कानून क्या हैं और उनमें क्या बदलाव हुए हैं और इनका क्या सुपरिणाम भविष्य में देखने को मिलेगा, इस बारे में जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रमोद रत्न पारखी जी को, जो वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी हैं दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड क्षेत्रीय निदेशालय रायपुर में। तो प्रमोद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब जी। प्रमोद जी, सबसे पहले कार्यक्रम में हम जानना चाहेंगे कि ये जो श्रम कानून ये क्या होते हैं और इन कानूनों को बनाने का क्या उद्देश्य होता है। किसी भी देश के श्रम बल को उनके अधिकार, उनको सुविधाएं, उनको सुरक्षा, बेहतर कल्याण जैसे उनके हित के लिए भारत सरकार समय समय पर विभिन्न कानून बनाती चली रही है। भारत स्वतंत्र होने के पहले भी हमारे कुछ कानून थे और स्वतंत्र होने के बाद भी कुछ मजदूरों के हित के लिए कानून बनाए गए। अलग अलग कानून थे। हर कानून में श्रमिकों को व्याख्या, श्रमिक की परिभाषा अलग अलग थी। हर कानून में सुविधाएं अलग अलग थी। ये बड़ा अलग अलग पुराने जमाने के कानून थे जी। और अभी जो नई आर्थिक स्थितियां पैदा हो रही है उससे वो मेल नहीं खा रहे थे जी कानून। इसलिए भारत सरकार ने श्रम कानूनों को आसान और कारगर बनाने के लिए 4 श्रम संहिताओं को लागू किया है जी। ये 4 श्रम संहिता देश के श्रम बल के बेहतर विकास के लिए, बेहतर वेतन के लिए, रक्षा के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कल्याण जैसे बदलाव लाने की शुरुआत कर रही है। ये संहिताएं सुरक्षित और भविष्य के लिए तैयार श्रम बल को तैयार करेगा, मजबूत उद्योगों की नींव रखेगा, रोजगार को बढ़ावा देने की बात इस श्रम कानून में है, आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रम सुधारों को आगे बढ़ाता है ये संहिताएं देश के श्रम जीवन को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाते हैं। और इस संहिता को 4 नए श्रम कानून, जैसे हम लोग बोलते हैं 4 संहिता बोलते हैं, इस संहिता को 2020 में संसद ने पारित किया था, भारतीय संसद ने पारित किया था और 21 नवंबर 2025 से ये 4 श्रम संहिता लागू किया गया है जिसकी घोषणा की गई है। इसमें पहली संहिता है वेतन संहिता 2019, दूसरी संहिता है औद्योगिक संबंध संहिता 2020, तीसरी है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और चौथी है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता 2020। ऐसे 4 संहिताओं को लागू किया गया 21 नवंबर 2025 से जी। इसे मौजूदा 29 श्रम कानूनों के स्थान पर लागू किया गया। ये जानने योग्य है कि मौजूदा 29 श्रम कानूनों के स्थान पर ये लागू किया जा रहा है। ये 4 श्रम संहिता आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रम सुधारों को आगे बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से, इससे कोई दो राय नहीं हो सकती। और इससे पहले की जो कानून के मुकाबले अनेक सर्वसमावेशी सुधार किए गए इस श्रम संहिता में जी। इसमें जैसे कि हम कह सकते हैं सभी कामगारों के लिए नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य किया गया है, लिखित सबूत से पारदर्शिता, रोजगार की गारंटी और पक्का रोजगार होगा जी। दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु इसमें कहा जा सकते हैं संहिता में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत गीग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को, सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा का कवरेज दिया गया है। पहले गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए कोई कानून नहीं था। इस कानून में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत
गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए कुछ सुविधाएं दी गई है। विशेषतः सामाजिक सुरक्षा का कवरेज दिया गया है, जैसे कामगारों के लिए पीएफ, गिग वर्क कामगारों के लिए पीएफ, ईएसआई, बीमा और दूसरे सामाजिक सुरक्षा लाभ इसमें शामिल है। वेतन संहिता 2019 के तहत सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन भुगतान पाने का कानूनी अधिकार मिल गया है। न्यूनतम मजदूरी एवं समय पर वेतन इसमें सुनिश्चित किया गया है। नियोक्ताओं को 40 साल से ज्यादा उम्र के सभी कर्मचारियों को सालाना मुफ्त जांच करानी होगी, मुफ्त स्वास्थ्य जांच करानी होगी। महिला श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है और सभी जगहों पर सभी तरह के काम की इजाजत दी गई है। महिलाओं को रात्रपाली में काम करने की भी छूट दी गई है। ईएसआईसी कवरेज और इसके लाभ पूरे देश में बढ़ाए गए हैं। ये सुविधा 10 से कम कर्मचारियों के लिए भी लागू की गई है और खतरनाक कामों के लिए लगे कर्मचारी वाले जगहों के लिए भी अनिवार्य है। सामाजिक सुरक्षा कवच सभी कामगारों तक बढ़ाया गया। सिंगल रजिस्ट्रेशन, पैन इंडिया, सिंगल लाइसेंस, सिंगल रिटर्न्स, आसान प्रक्रिया तथा अनुपालन के बोझ में कमी आ गई है। फिक्स टर्म कर्मचारी, ये नई व्याख्या इस कानून में रखी गई है, इस संहिता में रखी गई है। स्थायी कर्मचारियों के बरोबर सभी फायदे मिलेंगे फिक्स टर्म कर्मचारियों को, जिसमें छुट्टी, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा शामिल है। 5 साल के बजाय 1 साल में ग्रेच्युटी की योग्यता फिक्स टर्म कर्मचारी को मिलेगी और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को कम करना इसका ये उद्देश्य है। पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स तथा एग्रीगेटर्स को प्रभावित किया गया है। एग्रीगेटर्स को 1 से 2% का योगदान करना होगा। प्रवासी मजदूर बिना बाधा सभी राज्यों में उपलब्ध होंगे। आधार लिंक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से वेलफेयर बेनिफिट आसानी से मिल जाएंगे। तो प्रमोद जी, इसमें जो नए श्रम कानूनों में जिसमें अभी जो हाल ही में बदलाव किए गए हैं, इसमें कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और पेंशन में क्या प्रमुख बदलाव किए हैं? वैसा तो ग्रेच्युटी का संबंध डायरेक्टली निर्भर करता है वेजेस से, और कोड ऑफ वेजेस में ग्रेच्युटी के बारे में ग्रेच्युटी की डेफिनेशन यूनिफॉर्म की गई है, स्टैंडर्डाइज किया गया है जी। चारों कोड में, कोड ऑफ वेजेस वेतन संहिता में 50% से अधिक जो भी अलाउंसेस है वो बेसिक का पार्ट माना जाएगा। महत्वपूर्ण है। पहले कंपनियां क्या करती थी, बेसिक को कम करके देती थी जी। 20% ही ग्रास का बेसिक है, उससे जो आदमी जब ग्रेच्युटी लेने की बारी आती थी तो फंड में बहुत कम पैसा मिलता था। इसलिए अभी जो अलाउंसेस है उसको वेजेस में जोड़ा गया है। 50% से अधिक जो अलाउंसेस है उसको वेजेस में जोड़ा गया है, जिससे ग्रेच्युटी का लाभ श्रमिकों को बेहतर ढंग से मिलेगा जी। पेंशन के लिए अलग अलग प्रावधान है इस संहिता में जी। अलग अलग प्रकार के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का दायरा नेचुरली बढ़ रहा है, इसको उन्होंने यूनिवर्सलाइज किया गया है। गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी पेंशन प्राप्त होंगे, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का कोई स्थायी नियुक्तियां नहीं होती थी, अभी उनको स्थायी नियुक्ति जैसा ही एक उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पेंशन प्राप्त होंगी, उसके लिए अलग से नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया गया है। सिमिलरली अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए स्टेट लेवल पर फंड बनाया जाएगा, जिसमें सेंट्रल, स्टेट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी से किसी भी सेस से फंड को पोषित किया जाएगा। अलग अलग योजनाएं सरकार निकालेंगी जो कि अनऑर्गेनाइज श्रमिकों को लाभ देंगी। इसी प्रकार सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स के लिए अलग अलग श्रेणियों में जो श्रमिक काम करते हैं उनके लिए गवर्नमेंट पेंशन स्कीम लाएंगी। कोई भी कोड अभी सभी कर्मचारियों पर लागू होता है, चाहे उनकी श्रेणी या क्षेत्र कुछ भी हो। बोनस प्रत्येक कर्मचारियों को दे रहेगा, जिससे लेखा वर्ष में कम से कम 30 दिन का कार्य किया हो वो बोनस का पात्र है। वेतन की नई परिभाषा में पारदर्शिता लाई गई है। ग्रेच्युटी और बोनस का आधार बढ़ाया गया है। कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया गया है। तो प्रमोद जी, इसमें जब हम कर्मचारियों के हितों की बात करते हैं और नए श्रम कानून के बदलाव की भी बात करें, तो उसमें जो महिला कर्मचारी हैं, तो महिला कर्मचारियों के लिए क्या बदलाव जो है अलग से किए गए हैं? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अभी मुमकिन नहीं है। पहले जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था, अभी मुमकिन नहीं है। इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे सुनिश्चित की गई है जी। वुमेन्स वर्कर्स को नाइट शिफ्ट और सभी प्रकार के वर्क करने के लिए अवसर दिया गया है। मातृत्व अवकाश 26 वीक्स तक पेड लीव के रूप में दिया गया है। शिशु पालन की सुविधा की गई है, जैसे क्रिचेस बोलते हैं उसको। और महिलाओं को घर से कार्य करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें
सम्मिलित है संहिता में। जी जी। महिला श्रमिकों के लिए हेल्थ बेनिफिट 3,500 का मिलेगा, 3,500 का मेडिकल बोनस मिलेगा जी। साथ साथ अंडरग्राउंड माइंस में अभी महिला भी जा सकती है, बेशर्त उन्होंने लिखित देना चाहिए, क्या वो कंसेंट, लिखित कंसेंट है तो अंडरग्राउंड माइंस में भी जा सकते हैं। उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था मैनेजमेंट करेगा। हजार्डस जो खतरनाक उद्योग है उसमें भी महिला अभी काम कर सकती है, जिससे इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी सुनिश्चित होंगी। जी, जी, जी। पहले महिला के लिए ये बंधन था, अभी पुरुषों के समान ही महिलाओं को ये इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी प्रदान की गई है। और महिलाओं के क्षेत्र अधिकार, कार्य क्षेत्र भी बढ़ सकते। बिल्कुल। जी जी जी। फैमिली डेफिनेशन की भी दायरा बढ़ाया गया है। पहले फैमिली में पेरेंट और हस्बैंड और ये था, अभी डिपेंड पेरेंट इन लॉ को भी उसमें शामिल किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी। महिला कर्मचारी अगर कंसेंट देती है तो उसको रात्रपाली के लिए काम पे जा सकते हैं, वाहन उपलब्ध मैनेजमेंट करेगा। और क्रिचेस का तो मैंने बता ही दिया है, 50 से अधिक कर्मचारी है तो क्रिचेस की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। और ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी में महिलाओं को प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। कोई भी ग्रीवांस है, रिड्रेसल है, तो उसमें प्रोपोर्शनेट महिलाओं को उस कमेटी के लिए, रिड्रेसल कमेटी में रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। और स्टेट में एडवाइजरी, मिनिमम वेजेस बोर्ड की जो एडवाइजरी बनेंगी उसमें भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित गई है। तो ये कह सकते हैं कि जेंडर इंक्लूसिव ये कोड है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दशा में वो काम करती है। जी जी। तो प्रमोद जी, जब कर्मचारियों के हितों की बात होती है, उनके अधिकारों की, तो यदि कोई कर्मचारी किसी कारणवश निलंबित है या उसकी कार्यवाही उसके ऊपर कोई चल रही है, तो उस परिप्रेक्ष्य में उसके क्या अधिकार रहेंगे? निश्चित रूप से श्रमिकों के कोई भी अधिकार छीने नहीं गई है, उससे अधिक बेहतर ढंग से अधिकारों को रखा गया इस कोड में। किसी भी स्थापना में 100 अगर लोग होते हैं, पहले 100 लोग होते हैं, तो उसको बर्खास्त करने के पहले सरकार की परमिशन लेना पड़ता था। अब इस कोड में उसका दायरा बढ़ा के 300 श्रमिक का बना दिया गया है, बढ़ाकर दायरा 300 श्रमिक का कर दिया गया। इससे फायदा यह है कि कंपनी को वर्तमान परिवेश में फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। इससे एक फायदा यह है, क्या ठेकेदारी प्रथा है उसको कम करना है जी। क्योंकि पहले क्या रहता था, 100 कर्मचारी रहते थे तो दिखाने के लिए ठेकेदार क्या करता था, उसको कम दिखाता था, जिससे कर्मचारियों का नुकसान होता था। ठेकेदारी प्रथा का एक प्रकार मिसयूज किया जाता था। रिट्रीचमेंट, क्योंकि रिट्रीचमेंट जो कर्मचारी निकाला जाएगा उनको मुआवजा भी मिलने की अभी प्रावधान है। जी जी। इस निलंबन करने के लिए ऐसा आसानी से कोई निलंबन नहीं करेगा, प्रोसीजर पूरा फॉलो करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर कर्मचारियों को रोजगार का अनौपचारिक सीमा जो है जो बढ़ गई है, उससे आपको ये कह सकते हैं क्या 1 महीने का नोटिस छटनी के पूर्व में देना पड़ता है ना। तो ऐसा नहीं कि किसी को हायर एंड फायर अभी निकाल दे, नहीं, उसके लिए ये कानून में व्यवस्था है कि छटनी अगर करना है तो 1 महीने पहले उनको नोटिस देना पड़ता है। और अगर छटनी कर भी देते हैं तो उनको मुआवजा और पुनर्कौशल का फंड दिया जाएगा और वो 15 दिन का वेतन साथ साथ देय होगा। यानी नौकरी से निकाल भी देंगे लेकिन उनको रिस्किलिंग के लिए सरकार स्कीम चलाएंगी, सरकार उसको रिस्किलिंग में फंड देंगी और उससे अपग्रेड किया जाएगा, उस व्यक्ति को अपग्रेड किया जाएगा और 15 दिन का वेतन भी उनको मिलेगा। निष्कासन और बंद विनियमित है। छटनी पर 15 दिनों का वेतन सहित मुआवजा देय है। श्रमिकों के अधिकार आईआर कोड में पूरी तरह से सुरक्षित है। अभी लोग कहते हैं कि श्रमिकों के अधिकार छीने जा रहे हैं, तो ये पूर्णतः ये भ्रम फैलाया जा रहा है। जी जी जी। श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे प्रमोद रत्नपारखी जी से, जो एक वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी हैं, दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड क्षेत्रीय निदेशालय रायपुर में। तो प्रमोद जी, कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी ये काफी लाभप्रद है और उम्मीद है कि इन नए जो श्रम कानून आए हैं इनके बारे में जो जानकारी हम श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं वो श्रोताओं तक जरूर पहुंचेंगी। तो कार्यक्रम में आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।